Hi dear students, I welcome you to my YouTube channel Core Chemistry Classes. मेरा नाम है मानस कुमार सिंह and this is our lecture number 15 or 15th I think of stoichiometry. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे अगले कुछ टॉपिक्स जैसे स्टोइक्योमेट्री खुद में भी एक टॉपिक होता है, जैसे इस चैप्टर का भी नाम हमने स्टोइक्योमेट्री ही रखा है। और स्टोइक्योमेट्री एक टॉपिक भी होता है जिसमें हम लोग रिएक्शन के एनालिसिस को समझते हैं। तो आइए एक एक करके बातों को समझा जाए। आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है मेथड्स ऑफ स्टोइक्योमेट्रिक एनालिसिस। नाउ व्हाट इज स्टोइक्योमेट्रिक एनालिसिस? स्टोइक्योमेट्रिक एनालिसिस का मतलब होता है इट इन्वॉल्व्स all the numerical analysis involved in a chemical रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में जितने भी न्यूमेरिकल एनालिसिस होते हैं इन सबको स्टोइकोमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लिया जाए कि हमें कोई स्टोइकोमेट्रिक एनालिसिस करना है, इफ यू वांट टू डू सम स्टोइकोमेट्रिक एनालिसिस, तो इसके कौन कौन से तरीके हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में कोई भी न्यूमेरिकल एनालिसिस करना है कि कितना रिएक्टेंट दिया हुआ है, कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो ये सारी बातें, इसको करने के दो बेसिक मेथड्स हैं। कौन कौन से? एक मेथड है तो इट इन्वॉल्व्स कौन कौन से? एक मेथड है एक मेथड है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मेथड। दूसरा जो मेथड है वो है एक तो हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मेथड एंड जिसमें रिएक्शन को बैलेंस करके चेक किया जाता है, और दूसरा हो गया पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। इन दोनों ही मेथड के मदद से वी कैन कैलकुलेट डिफरेंट वी कैन परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशंस रिलेटेड टू अ केमिकल रिएक्शंस। अब जैसे हम लोग बात करें कि क्या इंफॉर्मेशंस कन्वेड होता है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, तो इसको हम लोग पहले तो ये समझ लें कि एक केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन आप पहले भी पढ़ रखे हैं, 10th में भी मिलता है पॉइंट कि केमिकल इक्वेशन असल में एक रिप्रेजेंटेशन, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन मेथड होता है, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन मेथड होता है ऑफ अ केमिकल चेंज। कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है उसको एक छोटे तरीके से लिखा जाए, और वो लिखने का ढंग उसे केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर रिएक्टेंट है और वो बदल रहा है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो ये जो दिखाया जाता है, ये रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, इसे ही हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं बातों को। इंफॉर्मेशंस कन्वेड इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में कौन कौन से इंफॉर्मेशंस हमें मिलते हैं? तो अगर इंफॉर्मेशंस की बात की जाए तो इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। बाय कन्वेंशन जिसे भी लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया जाएगा वो रिएक्टेंट माना जाता है, और जिसे भी लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया जाएगा और जिसे राइट हैंड साइड पे लिख दिया जाएगा उसे प्रोडक्ट माना जाएगा। तो राइट साइड में हमेशा प्रोडक्ट होता है एरो के, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलोड। फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम लोगों को और जो जानकारियां मिलती हैं वो कुछ इस प्रकार कि ये पहली बात तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। दूसरी बात कि यहाँ पर मैं
ये पीओएसी को भी फॉलो करता है। पीओएसी इज फॉलोड। पीओएसी का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। इसका मतलब हुआ कि किसी भी एलिमेंट के, पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनकी संख्या कंजर्व्ड रहती है, ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी। यानी एटम्स ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। कंजर्व्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि अगर कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सम एलिमेंट, कोई केमिकल रिएक्शन है, उसमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, वो नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। रिएक्शन के दौरान उस एलिमेंट के जितने एटम्स भी रिएक्टेंट साइड में होंगे, ठीक उतने ही एलिमेंट प्रोडक्ट साइड में होंगे। ये बात को अच्छे से समझ लेना। हाँ, उनका रूप बदल सकता है। रूप बदलने का मतलब हो गया कि पहले वो किसी और के साथ बॉन्ड बनाए थे, बाद में किसी और के साथ बॉन्ड बनाए हुए हो सकते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें, N2+3H2 gives 2NH3, ये केमिकल रिएक्शन है। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे फॉलो करता है। दो नाइट्रोजन का एटम मतलब 28 ग्राम वजन हुआ, 3 × 2 ग्राम यानी टोटल 6 ग्राम वजन हुआ। तो अगर टोटल जोड़ा जाए इसका 28 और 6 तो 34 ग्राम वजन हुआ। तो इतना ही 34 ग्राम यहां भी होना चाहिए। तो देखिए ये रिएक्टेंट साइड हो गया। तो अब प्रोडक्ट साइड की बात करते हैं। प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन का 14 और 3 17 और ऐसे कितने अमोनिया है तो 2, तो 34 ग्राम। तो इधर भी 34 ग्राम है तो इधर भी 34 ग्राम है। तो क्या हो रहा है कि जो मास है वो कंजर्व्ड रह रहा है। तो दिस इज कॉल्ड दैट द एलिमेंट दैट द रिएक्शन इज फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा पॉइंट, अगर अगला पॉइंट पे अगर हम लोग फोकस करें तो वो ये है कि पीओएसी को भी फॉलो कर रहा है। अगर आप इधर देखिए, नाइट्रोजन एलिमेंट के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट के 6 एटम्स हैं, तो यहां पर में भी नाइट्रोजन एलिमेंट के 2 ही एटम्स हैं और हाइड्रोजन एलिमेंट के 6 ही एटम्स हैं। तो इस तरीके से ये पीओएसी को फॉलो कर। ठीक है। अब आप समझिए और बातें। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में और जो कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों को लिखे हुए मिलते हैं, दोज इंक्लूड्स जैसे फेज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो पर्टिकुलर फेज हैं, जैसे अगर गैस है तो जी, अगर लिक्विड है तो एल, अगर सॉलिड है तो एस, अगर एक्वस है तो ए क्यू। तो ये सारी बातें, ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड, ये मेंशन रहे। ठीक है। अगला पॉइंट सीखते हैं, 5वां नंबर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम लोगों को रिएक्शन कंडीशंस भी लिखे हुए मिलते हैं। रिएक्शन कंडीशंस आर मेंशन। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर रिएक्टेंट है और पर्टिकुलर प्रोडक्ट में बदल रहा है तो किस टेम्परेचर पे ऐसा हो रहा है, किस प्रेशर पे ऐसा हो रहा है। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर का जो कंडीशन होता है ये मेंशन मिलता है, ये लिखा हुआ मिलता है। दूसरी बात कि आप देखिए, तो कैटलिस्ट, जैसे रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में बदल रहा है तो कौन सा कैटलिस्ट यहाँ पर में यूज होता है ये भी लिखा हुआ मिलता है। कैटलिस्ट में जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात की जाए तो जैसे जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, N2+3H2 gives 2NH3। ठीक है। इस रिएक्शन में आयरन एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। तो कहीं कैटलिस्ट है तो वो एरो के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ठीक है। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही कैटलिस्ट के अलावा आपको लिखा हुआ मिल सकता है जैसे प्रोमोटर। तो कैटलिस्ट लिखा हुआ मिल सकता है। कैटलिस्ट क्या होता है, तो सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन, द रेट ऑफ अ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड।
बिना खुद खत्म हुए, यानी विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कैटलिस्ट कहेंगे। जो खुद बिना खत्म हुए रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन के रेट को फास्ट करवाते हैं, मतलब उन्हें कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब बात करें ऐसे ही, ये जैसे पॉजिटिव काम कर रहा है वैसे ही नेगेटिव काम करता है इनहिबिटर। इनहिबिटर किन्हें बोलते हैं, तो सब्सटेंसेस विच डिक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन, जो एक रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, तो स्लो डाउन करते हैं, उन्हें हम लोग इनहिबिटर कहते हैं। अब अगर आगे बात की जाए तो और भी दो टर्म्स है, जैसे एक है प्रोमोटर। प्रोमोटर का मतलब होता है सब्सटेंसेस विच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, यानी काम करने का जो क्षमता है, वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ अ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट के एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं उन्हें प्रोमोटर कहते हैं। एक होता है कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक पॉइजन जो कैटलिस्ट के वर्किंग एफिशिएंसी को घटाते हैं, तो डिक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ अ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट के काम करने के कैपेसिटी को घटाते हैं, उन्हें कैटालिटिक पॉइजन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग मोल मोल एनालिसिस से। अब जो सबसे बेहतरीन बेनिफिट है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है जो हम लोगों को मिलता है, वो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या होता है भाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? ये बेसिकली नंबर्स होते हैं, जो नंबर्स लिखे जाते हैं किसी भी रिएक्शंस में, किसी रिएक्टेंट स्पीसीज के, जस्ट किसी, सॉरी, हाँ, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, तो ये बेसिकली नंबर्स होते हैं जो लिखे जाते हैं किसी भी रिएक्शंस में, किसी रिएक्टेंट, किसी केमिकल स्पीसीज के सामने, इन ऑर्डर टू बैलेंस दोज रिएक्शंस, उन रिएक्शंस को बैलेंस आउट करने के लिए। ठीक है, उन्हें हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। जैसे ये N2 प्लस थ्री एच टू ही रिएक्शन है, मान लेते हैं N2 प्लस थ्री एच टू गिव्स टू NH3। तो इसमें अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात की जाए, तो जैसे यहाँ 2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हुआ, 3 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हुआ, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हुआ। सो ऑल दीज आर बेसिकली द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, और इनका काम क्या है, तो ये रिएक्शन को बैलेंस करने में मदद करते हैं। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमें मोल मोल एनालिसिस करने में भी मदद करते हैं। अब ये मोल मोल एनालिसिस क्या चीज है, इसको समझे। मान लेते हैं कि कोई भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल यही N2 प्लस थ्री एच टू गिव्स टू NH3। तो ये मोल मोल एनालिसिस कहता है कि देखिए ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये मोल को रिप्रेजेंट करता है, कि अगर इसका एक मोल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ और ये खत्म हो जाएंगे, तब जाकर के अमोनिया का 2 मोल बनेगा। यानी जब भी रिएक्शन होगा तो रिएक्शन हमेशा 1:3:2 के रेशियो में ही होगा, ऑलवेज, इसी रेशियो में होगा, ऑलवेज, हमेशा। यानी अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखे कहीं N2 प्लस थ्री एच टू गिव्स टू NH3, और मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर में 1 मोल लेते हैं और यहाँ पर में 5 मोल लेते हैं, तो भी आप याद रखिए कि जब 1 मोल इसका 3 ही मोल के साथ रिएक्शन करता है, तो ये 1 मोल जीरो होगा, तो इसका 2 मोल बच जाएगा, ये लेफ्ट, ये बच जाएगा। तो reaction always takes place in a definite ratio of the in a definite ratio of moles, and the ratio of these moles are always equal to the ratio of stoichiometric coefficients. तो मोल मोल एनालिसिस क्या कहते हैं कि the ratio of moles of reactants and products participating in a reaction is always in a is the ratio of moles of reactants and products participating in a reaction is always equal to the
रेशियो ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, यानी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो होता है एकदम ठीक ठीक उतना ही मोल्स का भी रेशियो होता है, यानी जो मोल्स खत्म होंगे या जो मोल्स बनेंगे वो भी हमेशा उसी रेशियो के आधार पर चलेंगे। यानी जैसे लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कभी बोलूं कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू से कि ये जैसे कोई भी रिएक्शन हो, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। तो अगर इसका ए मोल रिएक्ट करेगा तो हमेशा बी मोल के साथ ही रिएक्ट करेगा, और खत्म होने पे इसका सी मोल ही बनेगा और इसका डी मोल ही बनेगा हमेशा। तो ये रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहता है, दिस रेशियो इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो यही है मोल मोल एनालिसिस। अब इससे कई टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए गिव्स बी, ये रिएक्शन लिखा हुआ हो, तो इसका ए मोल खत्म होगा तो इसका बी मोल बनेगा। तो सपोज कि इसका एक्स मोल खत्म हो गया है, कंज्यूम्ड है, तो इसका कितना मोल बन रहा है? तो मान लेते हैं चलो इसका वाई मोल बन रहा है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कोई भी रैंडम नंबर जो होगा, ये एक्स और वाई, तो ये एक्स और वाई का रेशियो हमेशा ए और बी के रेशियो के बराबर ही हो। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि x अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई अपॉन बी, यानी रिएक्शन के दौरान ए का जितना मोल खत्म होता है डिवाइडेड बाई ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर होगा बी का जितना मोल बनता है अपॉन बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मान लेते हैं हम लोग ये रिएक्शन लिखे थे, यहां पर में इस रिएक्शन में हम लोग लिख सकते हैं कि ए का मोल बाई ए, बी का मोल बाई बी, सी का मोल बाई सी, डी का मोल बाई डी, ये हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, यानी जिसका जो मोल कंज्यूम हुआ है उसका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये हमेशा सेम आता है। अब इससे कई क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, जैसे आप देखिए द मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 6.8 ग्राम अमोनिया। अब 6.8 ग्राम का मतलब मोल ऑफ अमोनिया कितना आ गया? तो गिवन मास 6.8 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 17 ग्राम पर मोल, यानी ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.4 मोल। अब आप देखिए, यहां ध्यान से देखिए, अमोनिया और ऑक्सीजन के बीच में आप यहां पर में क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। तो अमोनिया और O2 के बीच में रेशियो को देखना है, 4 और 5 यानी 4:5। अगर इसका 4 मोल कंज्यूम होगा तो इसका 5 मोल कंज्यूम होगा, हमेशा यही रेशियो फॉलो होगा। अगर इसका 4 मोल कंज्यूम होगा तो इसका 5 मोल कंज्यूम होगा, डन एकदम। तो इस हिसाब से अमोनिया का कितना मोल कंज्यूम हुआ है? 0.4। तो यहां कितना कंज्यूम होगा? x। ये रेशियो हमेशा सेम रहेगा। तो आप ऐसे देखिए कि 4 के लिए 5, तो 0.4 के लिए कितनी? x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 0.5। एक तो तरीका ये हुआ सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया बाई 4 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 बाई 5। इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया कितना है? 0.4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 बाई जो रिएक्ट करेगा बाई 5। तो ये कितना आ जाएगा? ये 0.1। तो ये n की वैल्यू आ जाएगी 0.5 मोल। तो कैसे भी करें आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन इज वेरी इजी। तो इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, जैसे और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अभी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ता है। Acrylonitrile C3H3N is a starting material for the production of a kind of synthetic fiber acrylics. It can be made from propylene C3H6 by reaction with nitric oxide NO। C3H6 plus NO, ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड दिया हुआ है, आप रिएक्शन को देखिए। C3H6 plus NO gives C3H3, इसको थोड़ा ठीक से लिख लें, इट इज C3H3N प्लस H2O प्लस N2, ये रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसे पहली बात तो बैलेंस्ड करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए व्हाट वी कैन यूज, एक तो हम लोग यूज कर सकते हैं बेसिकली
हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, तो हम लोग ए बी सी डी करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी ट्राई करते हैं इसको, ए बी सी डी ई लगा लिए। अब देखिए कार्बन के लिए आप बोलिए इधर जितने एटम है उतना ही इधर होना चाहिए, तो 3a इज इक्वल्स टू 3c कार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोजन के लिए तो 6a इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन कितना है इधर, तो 3c प्लस 2d। अब नाइट्रोजन के लिए इधर कितना है, तो नाइट्रोजन है इधर b, तो इधर कितना है नाइट्रोजन, तो इधर है नाइट्रोजन c प्लस 2c, सॉरी c प्लस 2e, ठीक है। ऐसे ही अब ऑक्सीजन के लिए अगर लगाइए तो इधर कितना है b, इधर कितना है ऑक्सीजन d। तो अब हम लोग रेशियो लिखने वाले हैं, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, ठीक है। अब a को देखिए तो a तो c के बराबर है, तो a c a के बराबर है, यहां दिखाई c, ठीक है। और b और d एक दूसरे के बराबर है, b और d क्या है, एक दूसरे के बराबर। अब चलिए यहां देखें, ये इक्वेशन को अगर आप देखिए तो इस इक्वेशन में 6a प्लस इज इक्वल टू 3c, तो c तो a के बराबर है ना जी, c तो a के बराबर है, यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं 3a, इधर जाएगा तो बच जाएगा 3a और 3a बाई 2, तो ये d वुड बी 3a बाई 2, और ये देखिए b और d बराबर है, तो ये भी आ जाएगा 3a बाई 2। तो रिएक्शन इज बैलेंस्ड, रिएक्शन कुछ ऐसा बैलेंस हुआ। इसको रेशियो निकालिए तो 1:3/2 रेशियो 1:3/2, और रेशियो करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2:3:2:3, ठीक है, डन। तो ये कैसा हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा 2C3H6 प्लस 3NO गिव्स 2, अच्छा ई भी है ना इसमें, तो सॉरी सॉरी, इसमें ई भी है, एक सेकंड रुक जाइए, इसमें एक सेकंड। ई को अगर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो बी और सी, तो बी तो डी के बराबर है, और बी और सी में क्या रिलेशन है, तो 3/3a/2, और ये क्या है, ये तो ए है, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1.5, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर मैं एक स्टेप और आएगा, है ना, जस्ट अ सेकंड। ये देखिए तो क्या है फिर, ये अभी भी सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि भाई ए तो ए है ही, सी भी ए है, ठीक है। बी आ गया 3a/2, तो डी भी है 3a/2। ई की वैल्यू क्या है, तो ई के लिए हम लोग लिख सकते हैं 3a/2 माइनस ए, तो कितना आ जाएगा a/2 तो a/4 आ जाएगा। पूरे रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 6 4 6 1, तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से आ रहा है फिर, 4C3H6 plus 6NO gives 4C3H3N plus 6H2 plus N2। चलिए अब देखिए एक बार बैलेंस्ड है कि नहीं है। कार्बन कितना है 12, कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन कितना है 24, हाइड्रोजन कितना है 12 और 12 24। नाइट्रोजन की बात करें कितना है, तो नाइट्रोजन है यहाँ पर में 6, नाइट्रोजन कितना है 4 और 2 6, ऑक्सीजन कितना है 6, तो ऑक्सीजन भी है 6। वेल बैलेंस्ड, एकदम अच्छी तरीके से बैलेंस्ड है। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल में बी ऑब्टेन्ड, दिस इज एक्रिलोनाइट्राइल, can be obtained from 420 ग्राम और kg of propylene and excess NO, NO जितना चाहिए उतना मिल जाएगा अपने। ये है C3H6 प्रोपाइलिन, तो 420 ग्राम, तो इसका मोलर मास कितना है C3H6 का, सो C3H6 का 12 36 और 6 42, तो 420 kg यानी 420 1 2 3 ग्राम डिवाइडेड बाई 42 ग्राम, तो ये आ गया कितना, आपको 10000 10,000, ठीक है, 10,000 मोल, तो 4 से बनता है देखिए 4, तो ये कितना बनेगा, ये फिर 10,000 मोल ही बनेगा। और इसके मोलर मास की बात की जाए तो ये आ गया 36 और 14 और 3, तो ये आ गया कितना, 4 40 50 53 53, तो 5530 केजी आंसर होना चाहिए। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टोइकोमेट्री। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। जैसे अगर हम बोले कि N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है। अब देखिए मोल मोल एनालिसिस का फायदा क्या है, फाइंड moles of hydrogen required to react with 68 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। चलिए देखें, ठीक है, तो मान लेते हैं 68 ग्राम पूछा हुआ है, तो या
70 ग्राम ले लेते हैं, 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अभी देखिए 70 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया? मोल ऑफ नाइट्रोजन हो गया 70/28, यानी कि बात करें तो 5/2, 2.5 मोल, ठीक है। अब आप देखिए कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बात है, तो 1 मोल को चाहिए इसका 3 मोल, कितना चाहिए? 3 मोल। रेशियो आप देखिए 1:3, तो 2.5 मोल को कितना चाहिए? x। आप रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं, 1/3 इज इक्वल टू 2.5 अपॉन x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7.5। या तो आप चाहिए तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 शुड बी इक्वल टू, तो 2.5/1 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, तो यहां से भी आ जाएगा 7.5, है ना, number of moles hydrogen. So this is how we solve the questions related to mole analysis. That is it for today. अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मास एनालिसिस, मोल मास एनालिसिस, वॉल्यूम एनालिसिस। ये अलग अलग टाइप के एनालिसिस होते हैं, तो इनका क्या आपस में रिलेशन होता है, कैसे ये किए जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस मोल एनालिसिस से भी रिलेटेड, ठीक है। दैट इज इट फॉर टुडे। We will meet in the next video lecture. Thank you so much for watching this video lecture. See you. Bye.